सभी सम्मानित मित्रों का आज पुनः फुलवारी में चर्चा के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज प्रथम बार हम लोग रविवार के दिन चर्चा कर रहे हैं। ये परिस्थिति जन्य है, लेकिन इससे मुझे लग रहा है सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि रविवार को लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं। और इसके बाद हम लोग 2025 में मिलेंगे, तो अभी आगामी नववर्ष की भी शुभकामनाएं आप सबको। आज की पुस्तक जो है उसका नाम है गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। बहुत ही भावनात्मक, हृदयस्पर्शी सैन्य इतिहास का वृत्तांत है। और आज के जो नायक हैं वो आदरणीय लेखक श्री देवेश जोशी जी हैं। आपसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें और अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें। लेखक का एक सूक्ष्म परिचय मैं देना चाहती हूँ। आपका जन्म चमोली जनपद में हुआ है। शिक्षा आपने एमए अंग्रेज़ी और बीएड किया है। बहुत सारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिनमें जिंदा रहेगी यात्राएं, उत्तरांचल पर्वत प्रदेश, और आपने गढ़वाली में भी लिखा है। घाम बरखा छैल ये काव्य है गढ़वाली में। घुघुती नाबासा लेख संग्रह, सीखते सिखाते ये शैक्षिक विमर्श है। एक और सैन्य इतिहास भी आपने लिखा है, कैप्टन धूम सिंह चौहान के बारे में। और वर्तमान में आप प्रवक्ता हैं जीआईसी डाक पत्थर देहरादून में। फुलवारी में प्रथम बार सैन्य इतिहास, मिलिट्री हिस्ट्री पर चर्चा हो रही है। ये बहुत ही एक रोचक पुस्तक है और इसमें मैं बस इसके दो पंक्तियां आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध ने सही मायने में गढ़वालियों के लिए दुनिया के द्वार खोले, वैश्विक पहचान दिलाई। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही पहाड़ों में मनी ऑर्डर आने शुरू हुए, तो दुख भरे तार भी। तो इसी प्रकार का मार्मिक विवरण जोशी जी ने दिया है और बहुत ही अच्छा रिसर्च आपने किया है पुस्तक के लिए। अब मैं आज की डिस्कशन श्री ललित मोहन रयाल जी को आमंत्रित करती हूँ। रयाल जी आएँ और अनिल रतूड़ी जी आपको भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। ललित मोहन रयाल जी को आप सभी जानते हैं। ये प्रारंभ से ही फुलवारी के साथ जुड़े हुए हैं। सभी चर्चाओं में आपने प्रतिभाग किया है। आप एक बहुत ही सफल आईएएस अधिकारी हैं और समृद्ध साहित्यकार भी हैं। आपका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ। शिक्षा में आपने एमएससी गणित किया, एमए इतिहास किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया और वर्तमान में शासन में अपर सचिव हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में है खड़क माफी की स्मृतियों से, अथश्री प्रयाग कथा, कारी तू कब्बी न हारी, चाकरी चतुरंग और कल फिर जब सुबह होगी, जो आपकी लेटेस्ट पुस्तक है, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी के लाइफ और उनके संगीत, उनके गीतों पर आधारित है। अब मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत। देवियों सज्जनों, आप सबको प्रणाम और इस सत्र में आपका स्वागत। जैसा अभी राधा जी ने बताया, आज हम लोग जिस पुस्तक पर लेखक से वार्ता करेंगे अगले 45-40 मिनट, उसका नाम अब राधा जी ने वैसे आपको बताया है, गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। इसमें आप देखेंगे बड़ा सुंदर कवर है। अभी विस्तार से जब इस पर चर्चा होगी तो जो इस पे महानुभाव इसमें बने हुए हैं उनके बारे में भी लेखक आपको और बेहतर बताएंगे। यह पुस्तक, यद्यपि अभी राधा जी ने कहा कि ये सैनिक इतिहास से संबंधित है, मेरा विचार यह है कि ये उससे थोड़ा सा, इसका यान्र या विधा मैं कहूँगा, उससे थोड़ी वृद्ध है। क्योंकि ये न केवल विश्व युद्ध में गढ़वाल की जो राइफल्स की जो कहानी है उसके बारे में है, बल्कि ये गढ़वाल के जो समाज पर, उसका समग्र जो समाज पर जो उसका प्रभाव पड़ा उसके विषय में भी है। इसलिए ये विधा एक तरीके से सैनिक इतिहास से कहीं वृहद है। ये पुस्तक विंसर पब्लिशिंग कंपनी देहरादून द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका प्रथम संस्करण 2024 में आया। 222 पृष्ठ की लगभग ये पुस्तक है और यह जो समर्पण इन्होंने, लेखक ने जो किया है, वो विश्व युद्ध के ही जो हमारे सैनिक थे उनके लिए बड़ा अच्छा एक
सात समंदर पार 7 साल की युद्ध अवधि में लगभग 700 सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान। फ्रांस, फ्लैंडर्स, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, तुर्की, ग्रीस और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में आधुनिक महाभारत कहे जाने वाले प्रथम विश्व युद्ध के लाम में गए सभी जांबाज गढ़वाल राइफल्स सैनिकों और ऑफिसर्स को समर्पित किया है। लेखक ने जो अपनी बात शुरू में रखी है उसमें से कुछ मैं एक भूमिका के तौर पर, ताकि लेखक के जो लिखने का आशय है वो यहाँ विशेषकर जो जिन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी होगी थोड़ा सा उनके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। आधुनिक महाभारत में जो शीर्षक दिया है लेखक ने, गढ़वाली सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक महाभारत के रूप में ही देखा समझा था। इसी आधुनिक महाभारत ने गढ़वाल के लिए दुनिया के द्वार खोले और एक विशिष्ट जाति वर्ग के रूप में वैश्विक पहचान भी दिलाई। ठीक ठाक याद नहीं है कि कब प्रथम विश्व युद्ध में मेरी रुचि जागी थी, पर यह निश्चित है कि इस रुचि का अंकुरण कभी 7 समुंदर पार 6 जान बोए गढ़वाली गीत सुनकर ही हुआ था। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है, न केवल गढ़वाल के बारे में बल्कि भारत की ही समग्र मैं कहूँगा इतिहास की जो एक हमारे देश में जो भूमिका रही है, जिस प्रकार से पश्चिम में इतिहास के प्रति एक सजगता थी, और मैं कहूँगा जो मध्यकालीन यहाँ और जो पहले अरब, फिर फारस, तुर्की या मुग़ल या अफ़गान जो सब आए, उनके यहाँ भी जो कोर्ट था उसमें एक तारीख़ की एक व्यवस्था रहती थी। हमारे यहाँ एक कंठस्थ एक ओरल ट्रेडिशन रहा भारत में, और यद्यपि इतिहास का अपना एक जो अर्थ है हमारे जो शब्दकोश में, लेकिन जिस प्रकार से ये आधुनिक युग में हिस्टोरियोग्राफी अगर जो हम कहें, जिसमें स्पष्ट ये हो कि अब हम ये कहते हैं उपनिषद या वेद कहते तो हैं कि व्यास जी ने और उन्होंने लिखे हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशन में सैकड़ों हज़ारों साल तक पहले आते रहे, उसके बाद वो संकलित हुए। तो कहाँ हमारी माइथोलॉजी, कहाँ हमारे जो सांकेतिक या प्रतीकात्मक इतिहास ने अपना रूप धारण कर लिया, कहाँ वो तथ्यों के साथ जो इतिहास की तरह है उसको देखा जाए। हमारे यहाँ गढ़वाल में भी वही एक प्रकार से पूर्व में रहा कि जो इतिहास रहा हमारा, वो लिखत पढ़त में के बजाय कोर्ट में या बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद तो फिर भी एक आधुनिक युग की तरह कुछ न कुछ रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन उससे पूर्व जो हमारा लोक साहित्य है, लोकगीत हैं, उसके माध्यम से बहुत कुछ हम लोग अपना ला पाए। तो इसमें एक गीत जो लेखक ने शुरुआत में ही जिसका इसमें जिक्र किया है, 7 समुंदर पार 6 जान बोए। अब यहाँ क्योंकि जो लोग गढ़वाली नहीं समझते हैं, वो यहाँ बोए जो है वो गढ़वाल में माँ के लिए कहा जाता है। तो 7 समुंदर पार जान 6 बोए, तो ये एक गीत है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पहली बार गढ़वाल राइफल्स की यूनिट्स को ये आदेश मिला कि उन्हें फ्रांस जाना है युद्ध के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का उनके मन में, एक तो जिन्होंने कभी दिल्ली ना देखा हो वो सीधा फ्रांस युद्ध में चले जाएं। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जहां विश्व में प्रथम विश्व युद्ध में प्रतिभाग करने वाले सैनिकों के वंशजों में अपने पूर्वजों की गाथा और उनसे जुड़ी यादों को संजोने लिखने के प्रति अद्भुत दीवानगी है, वहीं गढ़वाल में इस दिशा में अजीब खामोशी दिखती है। ब्रिटिश जनरल सर जेम्स विलकॉक्स के एक महत्वपूर्ण कथन ने भी इस पुस्तक के लिए शोध करने
और सामग्री जुटाने के लिए अद्भुत प्रेरणा प्रदान की। यह कथन उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर कहा था और शब्दश इस प्रकार है, कोट, ब्रिटेन और अन्य श्वेत देशों के सैनिकों को आसानी से उनकी कथा को सहेजने लिखने वाले इतिहासकार मिल जाएंगे, पर भारत इस मामले में इतना भाग्यशाली नहीं है। यह भी कि भावी पीढ़ियों को रोमांचित करने के लिए भारतीय सैनिकों के हक में ऐसे लेखक होंगे ही नहीं। इस महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय सैनिक समय के साथ भारत के विशाल जन समुदाय में गुम हो जाएंगे, ये सोचते हुए कि उन्होंने अपना सैन्य कर्तव्य निभाया और नमक के प्रति वफादार रहे। तो बहुत सारी इसमें ऐसी बातें उन्होंने लिखी। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं इस प्रारंभिक एक परिचय के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय रयाल जी से कि वह चर्चा को कृपया आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। जोशी जी की जिस रचना पे आज यहाँ पर चर्चा होनी है, गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध, तो आपने परिश्रम करके निजी प्रयासों से प्रमाणिक सामग्री जुटा के लोग से या जो इसके स्रोत हैं अन्य प्राथमिक स्रोत पे जाके, तो उसका जो विश्वव्यापी घटना का जो प्रभाव रहा है गढ़वाल पर, उसको इसमें संकलित किया है। और जो अनाम गुमनाम अनसंग हीरोज थे, उनके शौर्य परंपरा को, उनके बलिदान और प्राणोत्सर्ग को इस किताब में अच्छे ढंग से रेखांकित किया है। तो आपसे जोशी जी मेरा ये सवाल है कि बड़ी तादाद में गढ़वाली सैनिकों ने इस महायुद्ध में हिस्सा लिया। जो अनुपात है वो रेशियो में सबसे ज़्यादा निकलता है। सिखों ने भी और हरियाणा वालों ने भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया, लेकिन रेशियो गढ़वाली सैनिकों का औरों के बनस्पत ज़्यादा बड़ी संख्या में है। सवाल ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम का जो चल रहा था कांग्रेस का, तो वॉर फंड जुटाया। गांधी जी भी उसमें थे वॉर फंड जुटाने में, और वो ये भी सोचते थे कि अगर हम ब्रिटेन को इस समय मदद करेंगे तो ये हमें जल्दी आज़ादी दे देंगे। हरियाणा में एक सर छोटू राम हुए। छोटू राम साहब के लिए बताते हैं कि उन्होंने 22,000 जवानों को सेना में भर्ती करवाने के लिए प्रेरित किया। रियासतों ने भी अपने राजभक्ति दर्शाने के लिए सैनिक भेजे। तो हमारे यहाँ क्या ऐसे जननायकों ने या जननेताओं ने इन लड़कों को प्रेरित किया, या यह स्वतः स्फूर्त ढंग से ये, क्योंकि सेना का जो पेशा था वो प्रतिष्ठित था, सम्मानजनक था, और फिर उसमें गारंटी और पक्का रुपया भी मिलता था। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम मैं फुलवारी के इस मंच को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मेरी रचना को इतने प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच चर्चा करने का अवसर मिला। मैं आदरणीय रतूड़ी सर और मैडम रतूड़ी मैडम का आभार प्रकट करता हूं, और आज चर्चा में शामिल आप सब लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाल करके मेरा उत्साहवर्धन किया और इस महत्वपूर्ण चर्चा में यहाँ पे शामिल हुए। सर का जो सवाल है कि गढ़वाल में भी क्या इस तरह से लोग जननायकों की भूमिका रही है प्रेरित करने में, तो इसका सीधा सा उत्तर ये होगा कि यहाँ के जननायकों की कोई भी प्रेरणा नहीं थी। यहाँ के लोग गुस्से में फ़ौज में जाते थे, भाग के गए, घर से लड़ाई हो गई, एक चिट्ठी भी मैंने इसमें दी है, झगड़ा हो गया, भाग के चले गए। या कुछ साहसी नवयुवक होते थे, कुछ पास पड़ोस में चकाचौंध ग्लैमर, उन्होंने जो फ़ौज में भर्ती हुए उन लोगों का ग्लैमर देखा, उनके किस्से सुने एडवेंचर के, उससे प्रेरित होकर के फ़ौज में गए। क्योंकि गढ़वाल एक तरह से डार्क कंटिनेंट, जिस तरह से अफ्रीका को कहा जाता था, गढ़वाल का जो पहाड़ी हिस्सा था वो बिल्कुल डार्क एरिया था। उसका बाकी देश दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि टेलीग्राम्स नहीं थे, सड़क नहीं पहुंची थी, बहुत ही कठिन माहौल था। तो ऐसे में प्रेरित करने का किसी जननायक का कोई प्रश्न ही गढ़वाल में नहीं था।
जो भी गया स्वतः स्फूर्त गया, अपने एडवेंचर की वजह से गया और अपने गुस्से की वजह से गया और इस तरह से फौज में भर्ती हुआ। आपने जोशी जी, मैं उस दिन आपकी जो जहाँ दून लाइब्रेरी में जब चर्चा हो रही थी तो आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया था अंग्रेज़ी के, पिटी एंड ग्लोरी, पिटी एंड ग्लोरी। तो एक और अगर जो हम देखें कि सन 1914 की स्थिति कल्पना करें अगर जो, तो उस युग में जब कहीं रोड नहीं थी पहाड़ में, आज जो हम यहाँ बैठे हैं ऋषिकेश से ऊपर, कोटद्वार से ऊपर, हल्द्वानी से ऊपर आपके रोड्स हैं, तब ऐसी कोई रोड नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा अभी आपने शब्द प्रयोग करे, डार्क कॉन्टिनेंट, आपने जैसे अफ्रीका को आपने कहा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गढ़वाल उस समय एक प्रकार से जो भारत की मुख्य धारा थी उसमें उसके बारे में जानकारी नगण्य थी। और ऐसी परिस्थिति में ये बात अपनी बिल्कुल सही है, इसमें आपने आगे भी वो ग्लोरी की जहाँ तक बात है, वो एक प्रकार से मनुष्य जो पहचान मिलती है, वो पहचान न केवल देशव्यापी बल्कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस वगैरह, आगे आप धर्मान सिंह वगैरह के बारे में आप बताएंगे, तो उस सब से जब जॉर्ज द पंचम आके वहाँ, जॉर्ज द फिफ्थ वहाँ स्वयं युद्ध के मैदान में उनको मेडल लगाते हैं और सारे संसार के जो उस ज़माने के प्रभावशाली जो मीडिया है उसको कवर करता है, तो एकाएक जो ये ऐसा एक प्रकार से अंधकार में खोई हुई क्षेत्र था, समाज था, उसका विश्वव्यापी एक पहचान मिलती है। वो ग्लोरी की बात है। एक कष्ट है जो पिटी भी कहिए, उसको आपने जो पिटी कहा, वो कष्ट ये है कि 7 समुंदर पार जान चा बोए। तो अब 23 दिन के समुद्री जहाज से पहले जो आपकी बटालियन है, दोनों बटालियंस, वो आपकी कालू डांडा से नीचे उतरकर रेल पकड़ती हैं और रेल पकड़कर फिर वो कराची के बंदरगाह पर उतरती हैं रेल से, और वहाँ से वो 23 दिन एक समुद्री जहाज में जाते हैं और मार्सिल्स फ्रांस के पोर्ट पर वो उतरते हैं और वहाँ से रात में उनको फिर मार्च कराया जाता है उन बैरक्स में जो सबने छोड़ी हुई हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ ना तो हमारा समाज था, ना कोई भाषा का ज्ञान था, ना संस्कृति का, खान पान का। युद्ध भी एक यह विश्वास था अंग्रेज़ों की, मैं कहूँगा उनका एक धारणा थी, वो उन्होंने कहीं लिखा नहीं इस बात को, लेकिन ये उनकी धारणा थी कि एशियाटिक लोग और विशेष तौर से जो सब कॉन्टिनेंट हमारे भारत की नस्ल के लोग थे, ये श्वेत लोगों से युद्ध नहीं कर पाएंगे। ये और विशेष तौर से इंग्लिश ने तो हम लोगों को हराया ही था, तभी हम पर कॉन्कर किया था हमको, लेकिन जर्मन सैनिकों ने फ्रांस और इंग्लैंड को खदेड़ कर पीछे धकेल दिया था और एक प्रकार से वो समुद्र तक पहुंचने की लड़ाई चल रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मजबूरी ये थी कि उन्हें कुछ लोगों को वहाँ ले जाना था, जिसमें वो तथाकथित 1857 के बाद जो एक मार्शल थ्योरी रेस की आई और उसमें गढ़वाल भी उन्होंने रखा था, तो गढ़वाली सैनिकों को वहाँ भेजा गया। तो ये जो कष्ट है, जिसका कष्ट क्या क्या है, एक तो एकाएक 7 समुंदर पार जाने की बात है, जो गीत में ही जो कष्ट है वो जाहिर होता है उसमें। दूसरा, जो बाद में मृत्यु हुई वहाँ युद्ध में, जो लौटे नहीं लोग, या जो परिवार का जैसे 6-6, 7-7 लोग एक एक परिवार के चले गए युद्ध में, तो ऐसी परिस्थिति में जो समाज पर प्रभाव पड़ा इसमें, क्योंकि एक प्रकार से यह युद्ध केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, ये जो गढ़वाल पर इसके विभिन्न प्रकार के, चाहे उसकी पहचान हो, उसकी कीर्ति शौर्य हो, उसका कष्ट हो, दर्द हो, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको आपने इस पुस्तक में आपने दोनों क्योंकि बातें बोली थी, इनको किस तरीके से आपने इसको रिसर्च करके लाने का प्रयास किया, मैं थोड़ा सा ये अगर जिस पे आप अपना प्रकाश डालेंगे कृपा। हम लोग जो भी सेना के इतिहास से जो जानकारी रखते हैं, युद्धों का इतिहास में 2 तरह से
हम देखते हैं। एक तो ग्लोरी ऑफ वॉर, जिसमें युद्धों का महिमा मंडन होता, वो देश बड़ा माना जाता, जिसने युद्ध जीते, जो हार जाता है उसकी महिमा कम हो जाती है। दूसरा, आम समाज का दृष्टिकोण युद्ध के प्रति, उनके हिस्से में घायल आते हैं, विधवाएं आती हैं, अनाथ बच्चे आते हैं, और बहुत सारी दर्द भरी कहानियाँ आती हैं। मेरा दृष्टिकोण प्रथम विश्व युद्ध को देखने का जो था, वो इन दोनों से हट करके हम लोगों को प्रथम विश्व युद्ध ने पहचान दिलाई थी। जब, जैसा कि सर ने बताया, 13 अक्टूबर को गढ़वाल बटालियन और कुछ और बटालियंस जो थी वो मार्शल्स बंदरगाह में उतरी थी 23 दिन की समुद्री यात्रा के बाद, तो फ्रांस की जनता बहुत खुश हुई। फ्रांस की जनता ने नारे लगाए थे, वी विल आ हिंदूज, मतलब उन्हें हिंदुस्तान से आए सारे लोग हिंदूज नज़र आते। दुनिया की जानकारी इतनी थी हिंदुस्तान के बारे में, वो सबको हिंदू कहते थे। किसी सिख को नहीं पहचानते थे, किसी मुसलमान को नहीं पहचानते थे, क्रिश्चियन को नहीं पहचानते थे इंडिया में। वी विल आ हिंदूज मतलब लॉन्ग लिव हिंदूज। तो इसमें सवाल ये होता है कि गढ़वाल तो एक आकाशगंगा में किसी तारे के समान रहा, इसके बावजूद गढ़वाल ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने शौर्य, चातुर्य और बुद्धिमत्ता से पहचान बनाई। इससे पहले गढ़वाल के लोग जो थे वो गोरखा राइफल्स में भर्ती होते थे, और ऑलमोस्ट फीचर्स क्योंकि गोरखा और गढ़वालियों के लगभग मिलते जुलते हैं, तो गोरखा में ही गिने जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध में और ख़ास करके फेस्टिवल के युद्ध के बाद पहली बार दुनिया ने सवाल उठाया कि ये जो नायक है, जो ये बटालियन लड़ रही थी, ये किस इलाके से आती है? क्या ये सिख हैं? क्या ये मराठा हैं? क्या ये बलोच हैं? क्या ये डोगरा हैं? बोले नहीं। तो फिर ये कौन है? ये गढ़वाली हैं। ये कहाँ होते हैं? तो फिर दुनिया ने नक्शे पे तलाशना शुरू किया कि गढ़वाली कहाँ होते हैं, और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने गढ़वाल को पहचान दिलाई। बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसा कि मैंने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था, कोई भी सैनिक खुशी से, और उस तरह की ट्रेडिशन भी नहीं थी। आप ये भी नहीं कह सकते हैं गढ़वाल में सेकंड और थर्ड जनरेशन का फौजी रहा होगा, बहुत कम थे। जैसे आज की डेट में तो 4th 5th जनरेशन फौजी हैं, लेकिन उस ज़माने में ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन के फौजी थे, और वो अपने पास पड़ोस के बड़े भाइयों से किस्से सुन के ही फौज में जा रहे थे। बहुत सारी दर्द भरी कहानियाँ उनके साथ हुई। जब जिन लोगों ने, जैसे सर ने कहा कि दिल्ली नहीं देखा, बहुत सारे सैनिकों ने तो कोटद्वार नहीं देखा था। आपको चंद्र सिंह गढ़वाली का किस्सा मालूम होगा। चंद्र सिंह गढ़वाली फौज में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भर्ती हुए थे। अगस्त में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और चंद्र सिंह गढ़वाली सितंबर में भर्ती हो गया था। मतलब रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद कितना कम समय उनको फौज को समझने का मिला, और सीधे उनको जाना है 7 समुद्र पार और यूरोप में, जहाँ की मौसम प्रतिकूल है, जहाँ की वेशभूषा, जहाँ की भाषा, खान पान, जहाँ की पहनावा, सब कुछ बहुत ही प्रतिकूल था, नया था। अनुकूलन, एक्लिमेटाइजेशन उन्हें करना था, लेकिन उसके लिए भी समय नहीं था। जब मार्शल्स में उतरते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे सैनिकों को अपने हथियार बदलने पड़ते हैं। कारण कि वहाँ यूरोप में वो हथियार तो आउटडेटेड हो चुके थे, जो हथियारों से इनकी ट्रेनिंग होती थी। नई राइफल्स उनको दी गई। तो कायदा तो ये बताता है आर्मी का आज भी और तब भी कि भाई अगर नया असला देना है तो नई ट्रेनिंग भी देनी होगी, लेकिन नई ट्रेनिंग का टाइम नहीं था। सीधा कहा कि विदाउट ट्रेनिंग तुम्हें ये असले को चलाना, इस राइफल को चलाना। तो हमारे सैनिकों ने वो सब शिकायत करने का मौका ही नहीं था, और शिकायत करना उनको आता भी नहीं था। उनकी भाषा, ज़्यादातर हिंदी बोलना भी नहीं जानते थे हमारे सैनिक। वो अगर शिकायत करते भी तो किससे करते, किस भाषा में करते, कोई सुनने वाला नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए महाभारत है। मैंने जो इसमें अपने शब्द लिखे उसको मैंने आधुनिक महाभारत में इसीलिए लिखा क्योंकि वो महाभारत उन्होंने कहा, क्योंकि महाभारत में शिकायत करने के लिए कोई नहीं था, बस आपस में ही थे। तो उन लोगों को वर्दी जो थी वो उनके साइज़ की नहीं मिली, लेकिन उसकी भी शिकायत नहीं कर पाए। पहले दिन आप कल्पना कीजिए कि सीधा हुक्म होता है कि 19 दिन आपको 19 दिन ट्रेंच में फर्स्ट बटालियन को और 20 दिन सेकंड बटालियन को रहना पड़ता। ट्रेंच में 1 और 2 दिन के बाद नियमानुसार आपको रिलीव मिल जाना चाहिए, लेकिन 19-20 दिन तक रिलीव नहीं मिला तब भी शिकायत नहीं करी। तो ऐसे बहुत सारे जो पिटी ऑफ वॉर थे वो कुछ चिट्ठियों के जरिए हमको मिलते हैं, कुछ गीतों के जरिए मिलते हैं, कुछ कहानियों के जरिए मिलते हैं।
मेरी कोशिश इस किताब में रही कि वो सब भी इसमें आ पाए। बहुत अभी आपने लोकगीतों का हवाला दिया। प्रथम विश्व युद्ध के जो इसमें 12 लोकगीत हैं, उनको आपने इसमें संकलित किया है। कुछ गीत ऐसे हैं कि बेसिकली जो प्रभाव है इस विश्वव्यापी घटना का समाज पे प्रभाव तो पड़ा ही है। स्त्रियों ने पहली बार उन्होंने जब चिट्ठी पत्री तार आने से, संचार मिलने से, उन्होंने पहली बार जर्मन, फ्रांस, तुर्की, बसरा ऐसे देशों के नाम सुने कि ये भी कोई मुल्क होते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड या उनके भाई, देवर, जेठ वहाँ युद्धरत हैं विश्व युद्ध में। फिर लोकगीत भी आए इसमें, भर्ती होने के गीत हैं, जो आपने चातक जी वाला गीत इसमें दिखाया है। एक गीत था रामी बौरानी वाला, महिलाएं खेत में फसल काटते हुए या मक्खन बिलोते हुए, छाछ छोलते हुए इन गीतों को गाती थी। रामी बौरानी वाले गीत में अमर सिंह शायद उसमें थे, वो तो वीरवधू में अमर सिंह। हाँ, तो इसमें भी जब वो उसका छद्मवेशी जो उसका हस्बैंड है, जो साधु बना हुआ है रामी बौरानी में, तो वो उससे पूछता है, जब उसका नाम पता और उससे परिचय पूछता है, तो रामी उसमें कहती है कि रौतू की बेटी छो रामी नौछ, सेठू की बुआरी छो पाली गौछ। कहने का मतलब है कि ये गीत हमने भी अपने चाइल्डहुड में पिछली जनरेशन तक सुने हैं। रतुरी सर ने भी वो जो वीरवधू वाला सेकंड पोर्शन है, वो भी अपने बचपन में सुना था वो गाना। ये जो आपने कहा ना, वो ऐसा है, बोला बोराणी क्या तेरू नोछा, बोला बोराणी क्या तेरू गोछा, ये वो वाला है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं वीरवधू वाला, वो है एक दिन जब जरा घाम छो धारमा, रुक पड़नी छिया सारी संसार मां। तो कहने का मतलब है कि इसका विश्वव्यापी असर इस घटना का समाज पे पड़ा, और स्त्रियों ने हर तरह के इसमें गीत गाए। भर्ती होने का गीत आपने लिखा है, विरह गीत भी हैं, त्रासदी के गीत भी हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि निरर्थक युद्ध की निरर्थकता पे कोई गीत आपको मिला या नहीं मिला? शायद ये बहुत ऊंचे लेवल का सवाल है। सही बात। लोक से युद्ध की निरर्थकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लोक के लिए रोजी रोटी है। लोक के लिए फौज में जाना आज भी, हालांकि फौज में जाने का मतलब हर कोई समझता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में, हम उस समाज से हैं जहां फौज में भर्ती होने का जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, और एक फौजी भर्ती होने का मतलब पूरे गांव में समृद्धि आने का होता है। बहुत सारे परिवार उससे जुड़े हुए होते हैं। हमारा समाज भी वो समाज था जिन्होंने महिलाओं का इस फ़ायदा उठाया कि पति तो लाम में है, इसका पूछने वाला कौन था। फिर वीरवधू वाली घटना होती है, एक काबली वाला, फेरी वाला, और जानता है उसके यहाँ वो आश्रय मांगता है जिसका घर में जेंट्स नहीं है, मर्द नहीं है, और कहता है, और फिर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरह से रामी बौरानी के साथ इसी तरह से और एक गीत, नदी पार कराने के बहाने एक गढ़वाली भाई ही उसका सारे जेवर लूट लेता है। बहुत सारे गीत हैं जो महिलाओं ने, इस पे मैंने अलग से एक लेख लिखा था जो उत्तरा पत्रिका में, महिला पत्रिका में छपा था, महिलाओं के हिस्से का विश्व युद्ध। महिलाओं ने अपने हिस्से का विश्व युद्ध लड़ा। पति लाम पे है, महिलाएं अपने हिस्से, अपने समाज से लड़ रही है। उनके लिए जर्मन भी वही थे और तुर्क भी वही थे जो गांव के थे और अपने समाज के थे। तो ये इस तरह के गीत हमारे ज़्यादा समाज में आए हैं,
और कुछ हमारे युवकों के जोश के गीत कि जो भर्ती होने की जिद थी, जिनको जुनून था। जी। और मानव चाहे कितनी तरक्की कर जाए, बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वह टेक्नोलॉजी साइंस में कितना ही उसने तरक्की कर ली है, वो आपको एक आधुनिक जीवन में एक समृद्धि, एक ऐश्वर्य तो दे सकते हैं, लेकिन वो मूल्य नहीं दे सकती आपको। और ये मूल्य जो है ये तो बहुत एक ऐसी चीज़ है जो समाज में धीरे धीरे आती हैं। युद्ध की जो बात है आपने बहुत सही कहा, जो वो समाज था गढ़वाल का उस युग में, ख़ास तौर से जबकि ये बात है, तब वहाँ कोई मार्केट इकोनॉमी तो थी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जिसको तनख्वाह मिलेगी वो भी पक्का रुपया, जैसा अभी रयाल साहब कह रहे थे, वो ब्रिटिश सरकार का। तो मैं ये आपसे प्रश्न इसमें उसका किस प्रकार, इसमें आपने जो पुस्तक का रचना की है, आपने इस पुस्तक में, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। एक तो गढ़वाल राइफल्स का जो ऑथराइज्ड, जो उसका अधिकृत इतिहास लिखा हुआ है रेजिमेंटल, उसके अतिरिक्त इसमें जो आपने स्रोत हिस्टोरियोग्राफी के हिसाब से देखें या अपनी रिसर्च के हिसाब से देखें, वो क्या क्या आपने इसमें जो प्रयोग करे हुए हैं, मैंने पढ़े हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप सबको बताएं, एक। और दूसरा ये है कि किस प्रकार से गढ़वाल, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स ने सर्वप्रथम जो 2000 में 9 नवंबर को उत्तराखंड का एक प्रांत सृजित हुआ, जो एक विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान की एक प्रकार से वो बहुत समय से चली आ रही अभिलाषा पूरी हुई, उसके जो अंकुर थे वो एक प्रकार से पहले से चले आ रहे थे, और वो सर्वप्रथम गढ़वाल राइफल के सृजन से होती है, वहाँ से वो शुरुआत होता है, वो पहचान से पहली बार जब पहचान मिलती है। तो गढ़वाल राइफल्स की किस प्रकार से रेजिमेंट बनी, और इसमें आपने क्या क्या स्रोत जो अधिकृत इतिहास है उसके अतिरिक्त आपने जोड़े, इस पर थोड़ा सा आप अगर जो बताएं। बहुत स्वाभाविक सा सवाल है, हर किसी पाठक की जिज्ञासा होती है कि आपने ये लिखा है तो कि आपको कोई सपना तो आया नहीं होगा, जाहिर है कहीं ना कहीं से कोई सामग्री जुटाई गई होगी। तो पहला नियम जो आर्मी के पे लिखने का है इतिहास का, वो आउटलाइन हमने वही रखी जो ऑफिशियल हिस्ट्री की आउटलाइन है। और इसके लिए मेरे को जो गढ़वाल राइफल्स का जो ऑफिशियल हिस्ट्री का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, एवट साहब ने जो लिखा है, क्योंकि वो 1922 तक का उसमें इतिहास है, तो उसे मैंने लिया। तो आउटलाइन तो उसने तय कर दी थी कि उससे बाहर हमें नहीं जाना है। उन्होंने कहा इधर से गए तो हम भी उधर ही गए, उन्होंने कहा इधर गए तो हम भी लेफ़्ट तो लेफ़्ट, राइट तो राइट। तो आउटलाइन हमने उससे तय करी। दूसरी बात ये होती है कि हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट्स चाहिए होते हैं इतिहास पे लिखने के लिए, और ये प्राइमरी सोर्सेज और फर्स्ट हैंड अकाउंट्स। तो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स जो थे, हिंदुस्तान की विडंबना रही है कि हम लोग इतिहास लेखन में बहुत कमज़ोर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई अनुमान आप लोगों का कि कितने लोगों ने, 13 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडिया से फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और फर्स्ट हैंड अकाउंट्स कितने लोगों ने लिखे? ओनली 3 फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं। एक मैं बीच में थोड़ा सा लिखक के मैं इसको पर्सपेक्टिव, यहाँ तो वैसे बहुत सारे फौज के अधिकारी भी बैठे हैं। आज भारत जब 140 करोड़ की आबादी का देश है और विश्व में इस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई है, हमारी फ़ौज की जो आज जनसंख्या है, फ़ौज की जो नफरी है वो 1.3 मिलियन है, 13 लाख। और आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक ही उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का एक यूनिट था, उस समय जब आबादी लगभग 35-40 करोड़ भी नहीं थी, यानी आज के मुकाबले आप कल्पना करिए, तब 1.3 मिलियन सैनिक ने, भारत की सैनिक ने एक ऐसे युद्ध लड़ा जिसका भारत से सीधा संदर्भ कोई नहीं था। आइए। तो 3 लोग सिर्फ लिखे फर्स्ट हैंड अकाउंट्स थे, और उन तीनों में कोई गढ़वाल क्या उत्तर प्रदेश से किसी का संबंध नहीं था। तो प्रमाणिक जानकारी पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता था। तो संयोग से मेरे को जो 2nd बटालियन के कमांडर हमारे रहे हैं ड्रेक ब्रॉकमैन, उनकी किताब का मैंने कहीं जिक्र पढ़ा, तो बस मैं एक मेरे अंदर एक जुनून हुआ कि मुझे ये किताब हासिल करनी है।
और वो मेरे ख्याल से मेरे को 3000 की वो बुक पड़ी थी। वो कहाँ से, इंग्लैंड का उसमें एड्रेस तो इंग्लैंड से था, कहाँ से वो आई, ऑनलाइन मैंने मंगाई थी। और उस किताब का नाम है विद द गढ़वालीज इन द ग्रेट वार 1914 to 1917। बहुत ही ऑथेंटिक किताब, एक एक दिन का, एक एक घंटे का वर्णन है, वो मुझे मिली। इसके बाद वॉर डायरीज से, जो लोग आर्मी से यहाँ पे हैं वो जानते हैं वॉर डायरीज से ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं होता है। वॉर डायरीज मेरे पास थी दोनों, जो फ्रांस में जो लड़े थे और 3rd अफगान वार की। तो वॉर डायरीज मैंने कलेक्ट करी। कुछ पेंसिल रिटर्न है, देखो कैसी परिस्थितियाँ थी, कई जगह उन्होंने हाथ से लिखा, कई जगह बाद में टाइप्ड किया गया, और कई जगह पेंसिल रिटर्न है। तो ये बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। इसके साथ ही विलकॉक्स, जिनका जिक्र अभी सर ने भी किया था, विलकॉक्स इंडियन आर्मी के CNC थे फ्रांस में, और उनकी किताब थी विद द इंडियंस इन फ्रांस। उन्होंने सिर्फ गढ़वाली का जिक्र नहीं किया, ब्रॉकमैन ने तो सिर्फ गढ़वाली का वर्णन किया, और विलकॉक्स ने पूरे इंडियंस का किया, लेकिन बहुत मज़ेदार और बड़े रोचक ढंग से उन्होंने वर्णन किया। इसके अलावा जो स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, जैसे सिग्नलिंग है, इंजीनियरिंग है, उनके लिए मैंने अलग अलग किताबें पढ़ी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार पे जो फेमस मूवीज हैं 1917 और क्वाइट, वो मूवीज़ देखी, ऑल क्वाइट, वेस्टर्न फ्रंट, और भी बहुत सारी किताबें, कम से कम मैंने लास्ट में उसकी लिस्ट दे रखी है, वो किताबें पढ़ी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी जिसका दूर दूर तक इस किताब से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन अपना काम की जानकारी लेने के लिए बहुत सारा बिना काम का भी पढ़ना पड़ता है, ये रिसर्च का फंडा होता है, और वो मैंने किया। और कोरोना काल ने इसमें बहुत मदद करी, तब टाइम भी था, फुर्सत भी थी, और पढ़ने का मौका भी था। तो इस तरह से ये तमाम स्रोत मैंने लिए। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण प्राइमरी रिसोर्स मैंने लिया वो लोकगीतों पे, अलग से मैंने काम लोकगीतों पे किया था, और 7 समुद्र पार गीत से मेरी रुचि जागी थी। इसके बाद लगभग 12 गीत फर्स्ट वर्ल्ड वार के और 3 गीत सेकेंड वर्ल्ड वार के मैंने लिए थे। तो इस तरह से उन लोकगीतों से युद्ध का एक अलग पहलू नज़र आया, लेकिन था प्रमाणिक। और ये 7 समुद्र पार गीत की महिमा इस तरह की है कि एक बार आर्मी ने, क्या भारत सरकार ने ही इसे खारिज कर दिया था, और नयन सिंह नेगी जी कहते थे, उन्होंने ये विमोचन के दिन भी कहा कि आकाशवाणी ने मुझे ये गीत नहीं गाने दिया, बोला ये मनोबल तोड़ने वाला गीत है, ये फौजियों में निराशा जगाने वाला गीत है, मना कर दिया। तो मैंने इसका एनालिसिस जो किया तो वो समझ में आ जाएगा कि ये मनोबल तोड़ने वाला नहीं है। भाई नॉस्टैल्जिक, तो आज देखो ना आप, हम लोग कितने समृद्ध हैं। आज लोग बच्चे को स्कूल बस में जब छोड़ने जाते हैं, मदर जो है ना नॉस्टैल्जिक हो जाती है, बाय करके उसकी आंखों में नमी होती है, जब उसे मालूम है कि अभी 2 बजे बच्चा घर आ जाएगा। तो 7 समुद्र जिन लोगों ने जाना, उनका नॉस्टैल्जिक होना स्वाभाविक था। तो वो उस तरह की फीलिंग्स थी। हम भाई फौजी कोई पत्थर के बने थोड़े नहीं होते हैं, उनके अंदर भी हृदय होता, फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी जज्बात होते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्सेज जो लोकगीतों का था उसका मैंने प्रयोग किया, और बहुत ही ऑथेंटिक इस तरह से हमारी किताब बन गई। फॉर्मेशन थोड़ा सा बता दीजिए। गढ़वाल राइफल्स का फॉर्मेशन हम जानते हैं, इससे 5 अगस्त 1887 में गढ़वाल राइफल्स बनी थी। इससे पहले गोरखा रेजिमेंट में ही गढ़वाल के लोग भर्ती होते थे, और गोरखा रेजिमेंट भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आती थी। भारतीय सेना भी तब तक नाम नहीं हुआ था। हमारे एक सैनिक हुए हैं बलभद्र सिंह नेगी, जो बाद में वाइसरॉय के ADC भी रहे हैं, उनको गढ़वाल राइफल्स का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उनका 2nd अफगान वार में इतनी ज़बरदस्त भूमिका रही थी कि रॉबर्ट्स जो तत्कालीन CNC थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी जहाँ जिस कौम में बलभद्र सिंह जैसा आदमी पैदा हुआ हो, उनकी अलग रेजिमेंट होनी चाहिए। तो हम लोग आभारी हैं, ऋणी हैं बलभद्र सिंह नेगी के प्रति कि उन्होंने हमें गढ़वाल रेजिमेंट का सपना भी दिखाया और ज़मीन पर भी उतारा। और ये भी विडम्बना है कि वो कभी गढ़वाल राइफल्स में रहे नहीं, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स 1887 में बनी थी और बलभद्र सिंह नेगी 1885 में रिटायर हो चुके थे। पंजाबी, हरियाणवी, गढ़वाली, डोगरी, इन सभी भाषाओं में प्रथम विश्व युद्ध पे लोकगीत मिलते हैं। स्त्रियों का जो कष्ट है वो विरह का भी है, और उसका स्वामी दूर भी चला गया है, और खतरा तो मौजूद है ही वहाँ लान पर। लड़े जर्मन अंग्रेज, कोई कहो म्हारे से, मतलब ये लोक से भी कभी निरक्षरता बोध की बातें आ जाती हैं। आगे यही है कि फौज में परंपरा पहले से चली आ रही कि नमक, नाम और निशान के लिए। तो
इसी में आपके जो गीत हैं इसी में है कि देरनीकरण राज का काम माँ, फ्रांस में स्वामी का काम पर दौड़ेगी, इसी गीत में है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो ब्रिटिश राजभक्ति है, लोक में ये भी हुआ कि जर्मन का चेहरा ऐसा है कि सम्राट कैसर ने ब्रिटेन पे हमला किया और वो विलेन है। तो उससे स्वाधीनता संघर्ष वाले एंगल पे इधर क्या समझते हैं आपकी लोगों का ब्रिटिश राजभक्ति या जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की जो धार है उस पे कोई कमी बेशी? प्रारंभ में ये समझते थे कि गढ़वाली जो हैं, जैसा कि बाद में भी माना गया आज़ादी के बाद की बड़ी वफादार और निष्ठावान कौम है, क्योंकि बेईमानी उनके में दूर दूर तक नहीं थी। गढ़वाल में कहीं ताला घरों में नहीं लगाया जाता था और ईश्वर से डर के, ईश्वर क्या है कि अगर बोल दिया कि भाई जंगल में ये देवता को चढ़ा दिया, उस जंगल में कोई पत्ता भी नहीं तोड़ता। तो ये हमारी देवभक्ति और इस तरह की निष्ठा ही होती थी। हम लोगों में स्वाधीनता की चेतना थोड़ी देर से आई और पढ़े लिखे लोगों से आई। भजन सिंह जी ने जब वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, सेकेंड वर्ल्ड वार से कुछ पहले भर्ती हो गए थे, तो उन्होंने जो कुछ लिखना पढ़ना अखबार सैनिकों के बीच में वितरित करना शुरू किया और जिनको पढ़ना नहीं आता था उनको पढ़ के सुनाते थे। तब जा कर के, इसीलिए आपने देखा होगा चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवन गाथा में बहुत सारे फेज आए हैं। जैसे कि पहले वो आर्य समाजी थे, फिर वो गांधीवादी कांग्रेसवादी बन गए, फिर वो वामपंथी बन गए। तो चेतना का विकास धीरे धीरे हुआ। ये जरूर है कि हमारे समाज में भी ऐसे गीत हैं, जैसे आपने ये हरियाणवी और उसका जिक्र किया, जिनमें जर्मन को कोसा गया है। बहुत सारे गीत मिलते हैं जिनमें कहा गया कि जर्मन को मरे जन लाम शुरू करिए। जर्मन को कोसा गया है। महिलाएं उतना ही कर सकती थी और उन्होंने वो जम के किया, जंगल में घास काटा लेकिन जर्मन को भी कोसा। बहुत अच्छे। अभी हम लोगों ने आपसे जो एक गढ़वाल राइफल्स का स्थापना के बारे में जो बात करी थी, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जो आपने लिखा भी है इसमें। एक तो क्योंकि यहाँ फौज के भी अधिकारी हैं, भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें क्लाइव के लगभग 4 से 5 हज़ार सैनिक और सराजुद्दौला के 50-60 हज़ार सैनिकों को 15-20 मिनट के युद्ध में एक प्रकार से डिस्पर्स कर देते हैं। उनकी जो राइफ़लें हैं, तब तक राइफ़ल्स का प्रयोग यहाँ जो बंगाल के नवाब थे उनके उनकी सेनाओं में नहीं था। तो जो जिस प्रकार से एक कोऑर्डिनेटेड फायरिंग जो राइफ़ल से पहली दफ़े होती है प्लासी में, 15-20 मिनट में वो युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत पर एक तरीके से पहले बंगाल पे और धीरे धीरे दक्षिण में भी उसी प्रकार के ऑपरेशंस उनके होते हैं। और आम जो युद्ध होता था भारतीय सेनाओं के साथ, चाहे वो 50 हज़ार हों 40 हज़ार हों, वो 15-20 मिनट से ज़्यादा कि स्कर्मिश भी, इट वाज मोर ऑफ अ स्कर्मिश। तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1803-4 में जब गढ़वाल और कुमाऊँ, पहले कुमाऊँ ऑलरेडी नेपाल के अधीन हो चुका था और फिर 1803-4 में गढ़वाल भी कॉन्कर हो जाता है और 1814 तक वो एक प्रकार से नेपालियों के अधीन ये पूरा क्षेत्र आ गया था। नेपाल के थ्रू रूल होता था। उनके मिलिट्री कमांडर्स यहाँ पर मार्शल लॉ लगाए हुए थे। तो 1814 में फिर अंग्रेज़ों ने अपने एक डिवीज़न को भेजा यहाँ देहरादून में और जनरल जिलिस्पी उसको लीड करते हैं। और जो यहाँ आप लोग देहरादून में रहते हैं, खलंगा यहाँ पड़ती है जगह, तो खलंगा में वो एक डिवीज़न को लेकर जनरल जिलिस्पी आते हैं और उधर से खलंगा में बलभद्र नेपाली हैं जो कमांडर, उनके साथ युद्ध होता है। और उनको ये प्राय उनका अनुभव ये रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई सामने टिकता नहीं था। नेपालियों ने उस युद्ध में जो खलंगा का 1814 में हुआ, 1-1.5 घंटे में उनके 600-700 सिपाही मार दिए और वो जनरल भी मार दिया और उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो एक प्रकार से पहली बार उनकी इस धरती पर एक प्रकार से उनकी हार हुई और वो उन्होंने रिट्रीट का ऑर्डर दिया और वो वापस चले गए। उसके बाद वो 1815 में फिर आए अगले साल
और अगले साल जब आए तो उन्होंने फिर वो उस पर खलंगा पर आक्रमण न करके उसको ऑफेंसिव न जाके सीज करा, उसको चारों तरफ से घेर लिया, पानी वानी बंद कर दिया उनका। और फिर वो कुछ दिनों के बाद फाइनली बलभद्र रात में निकल के भाग गया वहाँ से, और नेपाली एक प्रकार से उनकी हार हुई। और फिर 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सगौली हुई जिसमें नेपाली वापस चले गए, और ये पूरा जो क्षेत्र है आज का उत्तराखंड, इसमें टिहरी को छोड़ दें, जो टिहरी की रियासत राजा के पास चली गई, वो सारा उनके अधीन हो गया। तो अब गढ़वाल, उन्होंने ये चीज़ देखी कि नेपाली एक ऐसे सैनिक उनको मिला जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने पहली बार 1815 में यहाँ देहरादून में, आप अगर जो कंटोनमेंट में जाएंगे यहाँ, तो वहाँ लाल द्वार है एक बना हुआ, 1815 लिखा हुआ है उस पर। तो यहाँ पहली बार सिरमौर राइफल्स के जो कैप्टन यंग, जिसने बाद में मसूरी भी ढूंढा था, उन्होंने पहली बार नेपालियों को रिक्रूट किया यहाँ। और जब रिक्रूटमेंट नेपालियों का, जिसको आज विश्व विख्यात जो गुरखा सैनिक है, उसका रिक्रूटमेंट यहाँ देहरादून में सिरमौर राइफल की रेजिमेंट बटालियन से शुरू हुआ। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनको ये नहीं मालूम था कि गढ़वाली और नेपालियों में क्या फ़र्क है। तो बहुत सारे गढ़वाली भी उसमें भर्ती हो गए नेपालियों के नाम पे। और धीरे धीरे 10, 15, 20 साल जब निकले धीरे धीरे, तो उनको जब उन्होंने, एक बात और भी थी, यहाँ मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो कमांडिंग ऑफिसर्स या जो मिलिट्री के जो कमांडर्स थे बटालियंस में, ऑफिसर जो क्लास थी, वो इन्फेंट्री के खासतौर से गुरखा, गढ़वाल या ऐसे जो तथाकथित मार्शल रेस की जो अन्य बटालियंस थी, उनमें अंग्रेज़ ही रहते थे। उन्होंने इंडियंस को कमांड नहीं दी, सिपाही भारतीय रहते थे और कमांडर्स जो हैं वो सब अंग्रेज़ थे। तो वो करीब 15-20 साल में उनको ये फ़र्क महसूस हो गया कि ये दोनों में कुछ भिन्नता है, कुछ रिस्पॉन्स, रिएक्शंस, कुछ इनमें फ़र्क है। तो धीरे धीरे एक एक कंपनी बटालियंस में गढ़वालियों की अलग, गुरखा की बटालियन में गढ़वालियों की कंपनी अलग होने लगी। और फिर जैसा अभी लेखक जी ने बताया, एक बलभद्र नेगी जो हैं, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे, जिन्होंने अफ़गान युद्ध में अपने आप को डिस्टिंग्विश किया। और फिर वो जब एडीसी बन गए वाइसरॉय के, तो एक कैंप में उन्होंने जाके फिर कहा कि हमारी एक अलग बटालियन, हमारी अलग एक रेजिमेंट बनानी चाहिए, उचित होगा। तो जैसा अभी बताया, उन्होंने लिखा कि हाँ साहब, ये कमांडर इन चीफ को, कि जब ऐसे सैनिक अगर जो हैं तो इनकी अलग वो बननी चाहिए एक रेजिमेंट। तो 1887 में पहली बार जो वो कंपनीज थी, जो विभिन्न कंपनीज, एक एक कंपनीज थी बटालियंस में गुरखाओं की, उनको इकट्ठा करके उन्होंने अल्मोड़ा भेजकर वहाँ एक बटालियन को रेज किया। और फिर कालू डांडा जो लैंसडाउन है, वहाँ वो पैदल मार्च करके आए, और फिर वहाँ गढ़वाल रेजिमेंट 39 की फर्स्ट 39, सेकंड 39 वहाँ रेज होती हैं। और फिर वो ही जाके फिर हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि ये जो लाइन आती है, इसमें जो पहली बार जो नाम होता है वो दरमान सिंह से होता है, और फिर उसके बाद गबर सिंह से होता है। तो जरा सा इन दोनों वीरों के बारे में थोड़ा सा, जो आपके अपने सोर्सेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा विक्टोरिया क्रॉस और ये सब बताने का कष्ट करिए। देखिए, दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी दो ऐसे नाम हैं जिनके लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और गूगल पे और किसी भी सर्च इंजन पे बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन आखिरी स्वाभाविक सा सवाल है कि दरबान सिंह नेगी ने ऐसा क्या कर दिया और गबर सिंह नेगी ने ऐसा क्या कर दिया कि दरबान सिंह नेगी को इंडिया में पहली बार, गढ़वाल में नहीं, इंडिया में पहली बार किसी को वीसी मिला आज़ाद भारत में, तो वो दरबान सिंह नेगी को मिला। तो 2-3 लाइनों में मैं दरबान सिंह नेगी के बारे में बताना चाहूँगा, हालांकि पूरी कहानी उनकी बड़ी रोचक है, पढ़ने और समझने लायक। कि दरबान सिंह नेगी ने जो 24 नवंबर की सुबह जो एक्शन किया था फेस्टिवर में, वो फेस्टिवर में वो अपनी तरह का फर्स्ट, दुनिया में पहली बार था, पहला एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि इससे दरबान सिंह नेगी ने जो किया था उसे कहते हैं बैनट फाइटिंग।
बेनेट फाइटिंग का उससे पहले कोई जिक्र नहीं है। वो एक किस्सा ब्रॉकमैन की किताब में मैं पढ़ रहा था कि 9-10 नवंबर की बात है, गढ़वाल के कुछ स्काउट्स पेट्रोलिंग कर रहे थे और सामने से उनको लगभग 200 के करीबन जर्मन मिल गए बिना हथियार के, और उन्होंने लौट करके वापस अपने कमांडर्स को बताया कि हमें मिले लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, फायर करते तो हम भी मरते, इसलिए हमने फायर भी नहीं किया। फिर कमांडर्स की समझ में आया कि इसके लिए तो बेनेट फाइटिंग बड़ी अच्छी चीज़ थी, मारते जाओ और किसी को हवा भी नहीं लगे, क्योंकि उस पर फायरिंग में तो साउंड होती है। तो फिर ये एक कॉन्सेप्ट उभरा कि बेनेट फाइटिंग बहुत काम की चीज़ है। तो दरबान सिंह नेगी ने 23-24 नवंबर की रात और सुबह को, जब बेनेट, इसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा था बेनेट फाइटिंग का, तो बाद में जो हमारे कमांडर्स हैं उन्होंने कहा गढ़वालियों के लिए और स्पेशली दरबान सिंह के साथियों के लिए, लाइक टाइगर्स, टाइगर की तरह से वो कूदे खंदकों में, और उसने ही सारा कमाल कर दिया, नक्शा उसका युद्ध का पूरी दिशा बदल दी। तो बल्कि में अब फौज में, गढ़वाल राइफल्स में गढ़वाली फौजियों का निकनेम भी है हिम लेपर्ड्स। तो उसी टाइगर एक्शन से ये उभरा था, और वो इतना, दरबान सिंह नेगी के अंदर इतना जुनून था कि सर पे और बाहों पे 3-4 जगह वो घायल था, खून से लथपथ था। कमांडर ने देखा लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं घायल हूँ या मेरा खून बह रहा। कमांडर ने खुद उसे पट्टी के लिए भेजा, और यही आज से 2-3 दिन पहले, 110 साल पहले 5 दिसंबर को ब्रिटेन के सम्राट ने जब उसकी कहानी सुनी तो खुद इंग्लैंड से चल कर के फ्रांस में आए और हॉस्पिटल में जाके उनसे मुलाकात करके उनको अपने सामने विक्टोरिया क्रॉस, जो कि सर्वोच्च मेडल था उस ज़माने का ब्रिटेन शासन का, वो अपने हाथों से पहनाया। तो ये दरबान सिंह नेगी की कहानी। गबर सिंह इसी में, इससे पहले कि आप गबर सिंह पर जाएं, दरबान सिंह जी की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि जब जॉर्ज V वहाँ उन्हें, मतलब वो पहला दृष्टांत था जब स्वयं उस ज़माने में, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एम्पायर का जो एम्परर था वो स्वयं वहाँ आया और उसने वो मेडल लगाया। तो वहाँ उन्होंने पूछा उनसे कि आपको के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो हाईएस्ट, आज का जो हमारा परमवीर चक्र है उस युग में वो पहला BC था, विक्टोरिया क्रॉस। तो बड़ा अच्छा किस्सा उनका ही बताया हुआ, कहीं लिखा हुआ है कि मैं पहले चाहता था कि अपने लिए कुछ मांगूं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आया दिमाग में कि नहीं, अपने लिए क्या मांगना है, कुछ हमें समाज के लिए मांगूं। तो उन्होंने 2 रिक्वेस्ट रखी। एक तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो गांव के नज़दीक का बाजार है करण प्रयाग, वहाँ मिडिल स्कूल बना दीजिए, और दूसरा उन्होंने रिक्वेस्ट रखी कि साहब हमारे करण प्रयाग तक रेल ले जाइए। हाँ, तो ग्रांटेड, जब वो अब किंग ने आदेश भेजा यहाँ वाइसरॉय को, तो तुरंत वो मिडिल स्कूल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो बना दिया गया और वो बन गया 1918। हाँ, लेकिन जो रेल ले जानी थी उसके लिए पहला जो सर्वे था ब्रिटिश रेल ने, करण प्रयाग का जो रेलवे सर्वे था वो उन्होंने प्रारंभ किया था और वो सर्वे हो गया था। उस समय उन्होंने कहा साहब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, वायबल नहीं होगा, तो फाइनली वो आइडिया गिव अप करा। अब वो रेल बन रही है। सर्वे 1924 में हो गया था। ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा चर्चित है और प्रेरणा देता हमको। गबर सिंह नेगी जी के बारे में, ये इनको 10 और 11 मार्च 1915, लगभग 6 महीने बाद 9 सेपल के युद्ध में इनको सेकंड विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह नेगी को मिला था। गबर सिंह नेगी का महत्व हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मात्र, इनको फौज में भर्ती हुए मात्र 15 महीने हुए थे, 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, और इनको 9 सेपल जैसे महत्वपूर्ण युद्ध में उतरना पड़ा। और ये इनका कंपनी कमांडर मारा जाता है। ही वॉज नॉट सपोज टू लीड। एक राइफलमैन गबर सिंह, अगर कमांडर मरेगा तो कौन लीड करेगा? कोई सूबेदार होगा, कोई लेफ्टिनेंट होगा, उसे लीड करना चाहिए था, कि कोई आगे नहीं आया। गबर सिंह नेगी जो राइफलमैन के रूप में भी, जैसे सिर्फ 1.5 साल का अनुभव था, उसने लीड किया, मेरे पीछे आओ। और जर्मन मशीन गन जो आग बरसा रही थी उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री में बदल दिया। और मैं ये कहता हूँ कि
गबर सिंह नेगी ने न सिर्फ मशीन की दिशा बदली 180 डिग्री पे, बल्कि युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास भी 180 डिग्री पे बदल दिया था। अगर नौ सेपल का युद्ध नहीं होता तो फ्रांस पे जर्मन का अधिकार होना तय था। नौ सेपल ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का, मित्र राष्ट्रों का भाग्य निर्धारित किया था, क्योंकि तकनीक में और संसाधनों के मामले में जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मन के सहयोगी देश थे, वो बहुत आगे थे। तो ब्रिटेन गढ़वाली जैसे जुनून के लोगों के दम पे ही मित्र राष्ट्रों की सेना जीत पाई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गबर सिंह का नेगी की जो शहादत हुई वहाँ पे, उसको दुनिया ने सलाम किया है। गबर सिंह नेगी जैसा मुझे नहीं लगता, मैंने बाकी सैन्य इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी जानकारी में शायद वो अकेला सैनिक है जिसका 3 देशों में स्मारक है, फ्रांस में, इंग्लैंड में और भारत में, चंबा में। और जो लैंसिडॉन में जो रेजिमेंट के ग्राउंड में जो मूर्ति बनी है, उसके पीछे भी इंस्पिरेशन गबर सिंह ही है, क्योंकि उनकी सूरत उससे बहुत मिलती जुलती है। कसम भी खाते हैं वो, और कसम भी खाते हैं। और जब भी भले उस पर गबर सिंह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उससे गबर सिंह की सूरत ही आती है। और नए नए रिक्रूटों को लैंसिडॉन में डराया भी जाता है कि अगर काम चोरी करोगे तो गबर सिंह का भूत आता है रात को। अभी रतुड़ी सर ने खलंगा युद्ध की बात की, तो सर जॉन पार्कर की जो द गोरखा है सर, उसमें है कि जनरल गिलेस्पी जब गिर गए तो उन्होंने अपने एडीसी यंग के हाथों में, जब वो दम तोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनकी एक बटालियन बनानी है। और उसके बाद जो बलभद्र है वो आफ्टर द सीज ऑफ खलंगा वो सिरमौर की तरफ निकल गए। जोशी जी, मेरा सवाल है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खंदक युद्ध कहा जाता है, और इसमें एक सवाल आता है पुराने अतीत से। फिलिप मीडोज टेलर की है सर कन्फेशन ऑफ ठग, तो उसमें कर्नल स्लीमैन ठगों के अंत के लिए पेंटिंग के ज़माने में कर्नल स्लीमैन का दस्ता उनके उन्मूलन के लिए काम कर रहा था। शमसुर रहमान फारूकी की जो किताब है कई चांद थे सरे आसमां, उसमें ठगों के बारे में बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है। दोनों किताबों में रेफरेंस मिलता है कि कर्नल स्लीमैन का जो ग्रैंड सन था, जूनियर कर्नल स्लीमैन, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एम्परर की सेना से लड़ रहे थे, और खंदकों को खोदने के लिए जो फावड़े, बेलचे, गैंती और जो इंस्ट्रूमेंट थे, उनके साइज वही साइज थे जो ठग अपने शिकार को दफनाने के लिए करते थे। तो जोशी जी, ये महज इत्तेफाक रहा होगा या उन उपकरणों में कोई साइज का कुछ विशेष बात रही होगी? अच्छा सवाल है सर। अब ये तो जग जाहिर है कि इंडिया में जब सुई भी नहीं बनती थी तो बेलचे फावड़े भी नहीं बनते होंगे। वो सब यूरोपियन टेक्नोलॉजी से ही ये सारे हथियार आए थे, तो साइज भी उन्हीं के होते थे, और उन्हीं के हथियार हमने ठगों के साथ भी इस्तेमाल किए, और बाद में जर्मनों के खिलाफ खंदक खोदने में भी इस्तेमाल किए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंच खोदने में गढ़वालियों का स्पेशलाइजेशन था, और बाद में कई कमांडर्स ने ये जिक्र किया रिटर्न अपने अकाउंट्स में कि इनसे बेहतर न सिर्फ यूरोप में, वेस्टर्न फ्रंट में, बल्कि में मेसोपोटामिया में भी, कि जैसी खंदक जितनी जल्दी, जबकि मेसोपोटामिया की परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ रेगिस्तान है और यहाँ पे दलदली ज़मीन थी, कीचड़ वाली ज़मीन थी। दोनों परिस्थितियों में गढ़वालियों ने जो ट्रेंचेस बनाई हैं वो अपने आप में बेमिसाल है, विदाउट कंक्रीट, विदाउट स्टील, क्योंकि जर्मन की जो ट्रेंचेज होती थी उनमें स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल होता था, और हमारी जो ट्रेंचेज होती थी उनमें रेत के कट्टे इस्तेमाल होते थे, सैंडबैग्स होते थे। तो हम लोगों ने, ये गढ़वालियों ने बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया था। और टीरी रियासत ने जो अपने क्योंकि सेपर्स भेजे थे, सेपर्स और माइनर्स, उनकी स्पेशलाइजेशन भी बेमिसाल दुनिया में रहा है। मैं इससे बस लास्ट इंटरवेंशन के बाद फिर हम लोग कुछ, आप लोगों के महानुभाव यहाँ बैठे हैं, आपका इंटरेक्शन होगा।
ट्रेंच की बात हो रही है तो खाली बस उसी के बारे में मैं 2-3 लाइन बोल के फिर हम लोग आपको इस बारे में लेखक से अवसर देंगे। खंदक की जो बात हो रही है इसमें एक बड़ी विश्व युद्ध में हमारे जो गढ़वाल सैनिक खास तौर से गबर सिंह और दरमान सिंह दोनों ने जो अपना शौर्य दिखाया वो खंदक के युद्ध में ही दिखाया। ये बड़ी यहाँ वैसे तो सब फ़ौज के लोग बैठे लेकिन जो फ़ौज के तौर तरीक़ों से उतने वाकिफ़ नहीं हैं, आप लोग अवगत हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले युद्ध अलग किस्म का था। एक जो मिडिवियल प्रक्रिया थी खाली 1860 के दशक में और एक क्रीमिया का वॉर जो हुआ था 1850-53 के आसपास, उसमें जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनका प्रयोग हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते जो ऑटोमेटिक और ये स्मॉल वेपन्स हैं जैसे राइफल होती है या आर्टिलरी है, इनका प्रयोग तो बहुत भीषण हो गया था, इनमें विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ। लेकिन जो इन्फेंट्री या जो मोबिलिटी है फौज की, उसमें ये जो बख्तरबंद जो कहते हैं हम, जो आर्मर है, ये तब तक विकास उतना नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से जब फायर पावर सामने से वेपन्स चलते थे तो उस पर असॉल्ट करना बड़ा मुश्किल था, उनके सामने मोबिलिटी से आगे जाना बड़ा मुश्किल था। तो एक खंदक का समय पहली बार आया कि ट्रेंच वॉरफेयर हो गया सब खोद के, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप में 3-3 हज़ार मील लंबी इधर फ्रंट लाइन बन गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में आपने बहुत अच्छा इस पुस्तक में उसके 1, 2, 3, 4 जो लॉजिस्टिक वाली ट्रेंच और अलग अलग ट्रेंचेस का आपने बहुत अच्छा इसमें वर्णन किया है। अब जैसे कहा 19 दिन, उसी में लोग मर रहे हैं नीचे, बाथरूम जाने के लिए नहीं है, सारे डेड बॉडीज़ नीचे पड़ी हुई हैं, उसी के ऊपर आप रह रहे हैं। एक बहुत कठिन परिस्थिति में युद्ध था जिसमें एक प्रकार से तब तक एयरफोर्स का भी उतना विकास नहीं हुआ था। तो जो अब तो यह है कि अब ट्रेंच वॉरफेयर उतना नहीं है, क्योंकि अब तो एक तो आर्मर्ड सीधा ऊपर चढ़ जाती हैं और दूसरा हवाई जहाज़ों से भी वो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जर्मन फौज ने उनको ऐसा खदेड़ दिया था कि उनके मन में एक फ्रेंच और ब्रिटिश जो फौज थी उनके मन में एक दहशत आ गई थी। और जो आप बता रहे जैसे नेवा शूफेल का जो युद्ध था वो तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसने बाद में बदली का पूरी कहानी। ऐसी परिस्थिति में जो बीच की ट्रेंच थी सामने ब्रिटिश की, उसमें जर्मन्स ने आके कब्जा कर लिया। ब्रिटिश की ही जो ट्रेंच है उसमें बीच के मध्य में जर्मन ने आके कब्जा कर लिया, उसमें आ गए वो। अब ये था कि उनको बाहर निकालना है किसी तरह। तो आमतौर पर यहाँ मिलिट्री के ऑफिसर बैठे, ऑफेंसिव में जाना बड़ा कठिन काम है क्योंकि उसमें ज़्यादा खतरा होता है। तो दरमान सिंह ऑफेंसिव में जो लीड कर रहे थे उसमें उन्होंने बैनेट का जो युद्ध की जो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने 200 से ऊपर सैनिकों को सरेंडर भी कराया था। और जर्मन को पहली बार गढ़वाली सैनिकों ने वहाँ पर सरेंडर करा दिया, वो भी बैनेट के बेसिस पर। वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा मनोबल उनका बना उससे। तो ये भी एक उनको पहला वीसी देने का कारण था। लेकिन वहाँ एमएमजी की मशीन गन चल रही थी और ये था कि अगर जो ऑफेंसिव वो मशीन गन चलती रही तो ऑफेंसिव में लोग मारे जाएंगे। तो पहले उसको या तो कब्जा करिए उस पर या उसकी डायरेक्शन बदलिए। तो उसमें जाके गबर सिंह ने स्वयं, जो बाद में मर गया, उसने उसका एक प्रकार से अदम्य साहस दिखाकर उस एमएमजी का रुख बदल दिया पूरा। और उसके बाद जो ऑफेंसिव सक्सेसफुल हो गया और नेवा शेफल की बैटल ब्रिटिशर्स जीत गए। तो ये ट्रेंच वॉरफेयर की बात है। आइए मैम, आइए। आदरणीय डॉक्टर विद्या सिंह जी। आप सभी को नमस्कार। और लेखक को, रघुवीर सर को, राधा मैम को, रियाज सर को बहुत बहुत बधाई। आज का ये खुशनुमा दिन हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप गबर सिंह का चरित्र बता रहे थे तो मुझे लहना सिंह याद आ रहा था। उसने कहा था कहानी का पात्र लहना सिंह, और वो खंदक वाली जब बात बता रहे थे तब भी वो किस तरह से वो जर्मनों को वहाँ से भगाता है, क्योंकि वो आया है कैप्टन बन के और बड़ी अच्छी
हिंदी बोलता है और उससे कहता है कि हम गए थे जगाधरी, लंबे लंबे शिकार मारे थे, ये किया था वो किया था, तो वो चरित्र याद आ रहा था। और मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है अभी आपकी, वो बेनेट युद्ध भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि वो क्या है। हाँ, तो बस यही बात जोड़ना चाहती बताइए, हूँ मैं बताइए। कि मैं हमने कहीं ये नहीं पढ़ा मैम कि जैसे गुलेरी जी ने वहाँ से गबर सिंह के चरित्र से प्रेरणा ली या क्या ली, किंतु जब आप जिक्र कर रहे हैं तो नन्ना सिंह का चरित्र बिल्कुल गबर सिंह के चरित्र से मिल रहा है। बहुत धन्यवाद, इतनी सी बात कहनी। मैडम ने जो सवाल किया वो अच्छा हुआ ये प्रसंग आ गया, क्योंकि ये किताब में भी छूट गया है, लेकिन मैंने पढ़ा है। हम सब लोग उसने कहा था और गुलेरी जी के दीवाने हैं कहानी के, और मेरे ख्याल से इंडिया की ये पहली कहानी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्लॉट पे लिखी गई थी। लेकिन सवाल ये होता है कि गुलेरी जी भी मेरी तरह स्कूल में पढ़ाने वाले, अजमेर में कहीं पढ़ाया करते थे, सेना के दूर दूर से सेना से कोई संबंध नहीं, तो उन्होंने उनके इतना ऑथेंटिक प्लॉट उन्होंने कहाँ से किया। तो मैंने ये रिसर्च के दौरान मेरी एक उपलब्धि ये भी रही कि मुझे मिला कि सेम वही किस्सा जो गुलेरी जी ने यूज़ किया है वो जनरल विलकॉक्स की किताब में वो मुझे मिला है, जनरल विलकॉक्स की किताब में। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, और क्योंकि गुलेरी जी की कहानी बाद में आ गई और विलकॉक्स की किताब बाद में पब्लिश हुई थी, लेकिन उससे मुझे ये एक क्लू मिलता है कि वो किस्सा फौज में प्रचलित था पहले। वो जो जर्मन जो ब्रिटिश ऑफिसर का भेष बदल के आता है उसमें, तो वो वाला किस्सा वो विलकॉक्स ने यूज़ किया और वो बहुत लोकप्रिय वो किस्सा रहा है। तो यही जी गाय के बड़े बड़े जगह। एक प्रश्न आपने बैनट के बारे में पूछा था, तो बैनट वो जो एक राइफल के आगे जो एक संगीन जो लगाते हैं उसको अंग्रेजी में बैनट कहते हैं। तो जब बहुत क्लोज क्वार्टर नज़दीक होती है युद्ध, बहुत नज़दीक में, तो फिर गोली नहीं चलाने का अवसर रहता, तो फिर वो एक प्रकार से संगीन का युद्ध होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत उसको बैनट युद्ध कहते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। जोशी जी की किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जोशी जी से वार्ता हुई थी और मैंने कवर पेज भी देखा। लेकिन मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन टिहरी गढ़वाल नहीं था, टिहरी गढ़वाल राज्य जो रियासत थी, वहाँ के राजा ने अधीन न रहते हुए भी वहाँ कैसे अपनी फौज भेजी, एक तो मुझे ये चाहिए। और दूसरा, मुझे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का आपने वर्णन किया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत महान सेनानी थे जिनका हम वर्णन करते हैं, बहुत लास्ट तक करते रहे। वो 1957 का चुनाव कैसे हारे, 15% वोट उनको कम मिला। नरेंद्र सिंह ऑनरी कैप्टन भी रहे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री थे और बाद में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, और इतिहास की उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है 2 भागों में। तो वो कैसे हार गए युद्ध के सिलसिले में, युद्ध की भूमि में उनका बहुत बड़ा नाम था। ये मेरे 2 सवाल हैं। धन्यवाद गुसाई जी। पहला तो ये आपकी जिज्ञासा ये है कि ब्रिटिश के अधीन टिहरी नहीं था फिर भी क्यों भाग लिया, पार्टिसिपेट क्यों किया, कोई मजबूरी नहीं थी। तो सीधी सी बात है, सब जानते हैं एहसान था, वो एहसान चुकाना था, क्योंकि इनसे गोरखों से मुक्ति जो है टिहरी रियासत को या गढ़वाल, तब तो गढ़वाल के राजा को ब्रिटिशर ने ही दिलाई थी, और ये एहसान चुकाने का मौका था। तो जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, टिहरी की रानी उस समय कमलेंदुमती शाह थी रानी, नयन साहब छोटे थे, यंग नहीं थे, 16-17 साल के थे। तो कमलेंदुमती शाह जी ने लिख के दे दिया था कि हमारा तन मन धन सब कुछ आपके डिस्पोजल में है, आपको जो चाहिए। तो ब्रिटेन ने इसे स्वीकार किया कि जब हमें ज़रूरत होगी हम ये लेंगे, और उन्होंने उचित समय पे ये लिया भी। 9 अप्रैल के बाद हमारी टिहरी रियासत के सैनिक वहाँ पे फ्रांस में गए थे और कुछ युद्धों में फ्रांस में भाग लिया, उसके बाद मेसोपोटामिया में भाग लिया। दूसरा सवाल आपका था कि गोरखा युद्ध में हम क्यों हार गए। कारण ये था कि हमारी जो रियासती सेना थी, पहाड़ी सेना थी, वो आधुनिक नहीं बन पाई थी। उसमें जो चीज़ें होती थी, जैसे इंटेलिजेंस है, जैसे आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक ट्रेनिंग है, और जो सिग्नलिंग है, इन सब चीज़ों का अभाव था। सिर्फ पारंपरिक बंदूकों से लड़ा करते थे, इसीलिए गोरखों से हारे थे। जो प्रश्न आपने पूछे शिषपाल जी, पहला प्रश्न आपका वैसे तो बहुत अच्छा लेखक ने
उत्तर दिए हैं। पहला ये था कि एक रियासत ने ब्रिटिश युद्ध में क्यों भेजा। तो पहली चीज़, जैसा आपने कहा, आपने लेखक ने बहुत सही कहा कि उसमें एक प्रकार से एहसान था, लेकिन यद्यपि वो इंडिपेंडेंट एक रियासत एक हम कहेंगे औपचारिक तौर से थी, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो जहाँ भी जितनी भी रियासत थी, ये सारी रियासत उन पर एक प्रकार से उनके रहमो करम पर थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं था। और इन रियासतों में आपने शायद सुना होगा एक रेजिडेंट बैठता था, एक आईसीएस अफसर या मिलिट्री अफसर को रेजिडेंट के तौर पर बैठाया जाता था और वो देखता था कि किस प्रकार से सब चल रहा है। और जहाँ तक बात है 1857 में जो तथाकथित जो युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेज़ म्यूटिनी कहते हैं और हम स्वतंत्रता की पहली अपनी लड़ाई कहते हैं, उससे पहले आपने देखा होगा कि अवध के वाजिद अली शाह से तो उन्होंने ले लिया था, पूरा अवध ले लिया था। और यहाँ पर भी कुमाऊँ, आप अगर जो देखेंगे, दो इसमें जुड़ी हुई बातें, जो आपने बोला कि नेपालियों से क्यों युद्ध हार गए, तो 1700, एक बहुत लंबी कहानी है, एक घर का भेदी लंका ढावे, एक हर्षदेव जोशी जी, एक नाम आपने शायद इतिहास में सुना होगा, वो यहाँ से नेपाल गए थे नेपालियों को बुलाने के लिए। वो पहले कुमाऊँ में एक प्रकार से दीवान या उनको आप मंत्री कहिए, वो लेके आए थे और 1793 में कुमाऊँ कॉन्कर हो गया था नेपालियों के हाथ। और 1793 से लेकर 1803 तक 10 साल तक गढ़वाल पर युद्ध नेपालियों का आक्रमण होता रहा, लेकिन ये रोके रहे उसको। फिर 1803-4 में अर्ली विंटर्स में एक बड़ा भीषण भूकंप आया पहाड़ में, और ये कहा जाता है कि वो उससे बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आया है, अभी ये मतलब रिकॉर्ड पे है। उसमें आधी आबादी मारी गई, एक रात में उस भूकंप ने आधी आबादी खत्म कर दी गढ़वाल की। उसके बाद उसी वर्ष जब ये अटैक होता है लंगूरगढ़ में, तब गढ़वाली सेना फाइनली, क्योंकि वो संसाधन खत्म हो गए, आधा गढ़वाल खत्म हो गया उस भूकंप में, तो फलस्वरूप फिर वो युद्ध हारते हैं। तो ये तो इसकी बात है। जहाँ तक रहम करम की बात है, वो तो उनको भेजना ही था कि 1857 के बाद जो ये मार्शल रेस की थ्योरी भी आई है, कि जिसमें उन्होंने गढ़वाल, गुरखा, डोगरा, सिख, इनको अलग अलग किया। अभी आपने बड़ा अच्छा एक वाक्य रयाल जी ने कहा, नमक, निशान और क्या बोला आपने, नाम। तो अब अगर जो अंग्रेज़ों को, भारतीयों को 1.3 मिलियन भारतीयों को विश्व युद्ध में धकेलना है, जो उनका युद्ध है, तो वो क्यों लड़ेंगे? क्या वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं? देश के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अलग चीज़ बनाई, ये जो रेजिमेंटल हिस्ट्री बनाई है, ये बनाई कि साहब आप फला गांव के हैं, आपके पिता भी हमारे फौज में थे, आपका बद्री विशाल का नाम है, आप अपना नाम मत खराब करिए। तो वो अलग एक रेजिमेंट की हिस्ट्री बनाई, गौरव बनाया, जिसके लिए वो लड़ रहे थे, भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये बड़ी एक कमाल की बात है। इसीलिए जो आपने देखा होगा इंडिया गेट पर जो मेमोरियल बना था अंग्रेज़ों ने, वो उन्हीं के लिए बनाया था एक्चुअली, शुरू में जो लोग वहाँ मारे गए थे। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब वो थी कि भाई मर्सनरी सैनिक थे वो अपने पक्के रुपए के लिए गए, उनको एक स्पिरिट, उनकी जो आत्मीय तौर पर उनका इन्वॉल्वमेंट करना था, वो देश के नाम पर ना करके अपने अपने नस्ल, अपने जो रेजिमेंटल ग्लोरी है या शौर्य है, उसका नाम उसके नाम पर किया। आदरणीय शिव मोहन जी। फुलवारी में साहित्य की खुशबू बिखेरने के लिए आज एक और नई पुस्तक आ गई, गढ़वाल और संगीत। लेखक ने बड़े स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है इसमें कि मेरा आशय ये ऐसा नहीं है कि ये विश्व युद्ध का कोई प्रामाणिक इतिहास हो,
गढ़वाल के विषय में लिखना आपका कोई उद्देश्य इस पुस्तक का मुझे नहीं लगा, न प्रथम निसर्ग। पुस्तक का महत्व या लेखक का आशय मुझे ऐसा लगा कि गढ़वाल का प्रथम विश्व युद्ध की वजह से गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में क्या असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही है। या शौर्य कोई जानता नहीं था, बिल्कुल सही इस वजह से विश्व में, यानी दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। क्या जल्दी अक्सर इतिहास आए, हम लोग इतिहास को एकदम से अलग दिशा में जा रहे हैं, तो अपने मूल इतिहास को बताने के लिए उसकी जानकारी दी लेखक ने। लेखक बधाई के पात्र हैं। एक इस चर्चा में एक बात जो आई सुनने में कि आधे से काफ़ी अलग अधिकांश प्रश्न पुस्तक से आगे के किए गए हैं। पुस्तक से नहीं बल्कि पुस्तक ने ऐसी उत्सुकता जगा दी है पाठकों में या श्रोताओं में कि उससे आगे के प्रश्न किए गए हैं, जिसका जवाब आदरणीय रतुरी सर ने और लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर जवाब दिया है कुशलतापूर्वक। लेखक से मेरा प्रश्न यह है, क्या आप में भी कोई उत्सुकता ऐसी है और कुछ आगे लिखने की, या ये पुस्तक लिखने से आप संतुष्ट हैं? बड़ी रोचक तथ्य है कि अभी इस पुस्तक का विमोचन भी नहीं हुआ था और ऑफ़र मेरे को आने लगे थे कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार पे लिखिए। और दिल्ली से ये कोई ब्रिगेडियर साहिबान थे, उन्होंने ये ऑफ़र दिया था कि हम अंग्रेजी में छापेंगे, आप सेकेंड वर्ल्ड वार पे लिखिए। तो मेरा पहला जवाब यही था, भाई उसके लिए लिखने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए होती है, क्योंकि बाकी सेकेंड वर्ल्ड वार की हिस्ट्री जो है लिखना वो मेरा काम नहीं है। अगर कोई प्रेरणा होगी, कोई जुड़ाव होगा तो ज़रूर लिखा जाएगा, अदरवाइज़ सिर्फ लिखने के लिए लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और एक विडंबना और थी इसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वार पे लिखना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हैं वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार ऑनवर्ड सारा रिकॉर्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का किसी सैनिक कल्याण बोर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस किताब का महत्व ये है, ये अंधेरे में से निकालना था, तो ये मैंने निकाला बिना सैनिक कल्याण बोर्ड के। सेकेंड वर्ल्ड वार पे कोई भी लिख सकता है बहुत आराम से। धन्यवाद। आज की चर्चा के लिए विशेष रूप से उपस्थित वरिष्ठ लेखक, विद्वान लेखक देवेश जोशी जी, आदरणीय रतुरी जी, रियाल जी, सबसे पहले तो लेखक को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतिहास ना होकर भी इतिहास से परख एक नई विधा का प्रस्तुतिकरण। इतिहास है, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार की बहुत जानकारियाँ हैं, परंतु वो उस रूप में नहीं जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते थे। और मुख्य चीज़ जो लेखक ने इसमें एक चीज़ जोड़ी है कि कथेतर गद्य को इतिहास के प्रसंग के साथ ऐतिहासिक संदर्भों में साहित्यिक संवेदना प्रदान की है। बहुत बड़ी बात, एक बगैर पढ़े लिखे गढ़वाली सैनिक की लिखी है। आपातकाल में चारों की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। बहुत बड़ा संदेश समाज के लिए, युग के लिए और मानवता के लिए है। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं, सैनिकों के एकत्रित किए गए लेख और जो गीतों की बात, चर्चा काफ़ी इसमें प्रस्तुत की गई। तो यह ही रतुरी सर ने हिस्टोरियोग्राफी की बात करी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बहुत ऐतिहासिक नाटक लिखे, कलिंग युद्ध पर चारुमित्रा लिखा, तो वो हमेशा उसमें उन्होंने एक इतिहास रस की बात करी है। तो इतिहास रस की जो अवतारणा है वो इसमें सीधी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उभर कर आई हुई। बहुत अच्छे, और वे साहित्य के अध्ययन बहुत सुंदर और युद्ध के बहुत बहुत मार्मिक चित्रण है इसमें। और जो महिलाओं के ऊपर हुआ, क्योंकि युद्ध अनिवार्य नियति है, माइथोलॉजी से लेकर देवासुर संग्राम से लेकर और प्रथम विश्व युद्ध, आज भी युद्ध हो रहे हैं। तो ये मनुष्य की नियति, मनुष्य की वृत्ति जो भी रही हो, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण युद्ध परंपरा से चलते रहे हैं। कलिंग युद्ध की भयावहता से अशोक बुद्ध बौद्ध धर्म में चला गया। इसी प्रकार ये भारत के युद्ध में जो अंग्रेजों के साथ हुए तमाम बलिदान हुए, पर सबसे अधिक मर्माहत करने वाली जो चेतना है, जो सैनिकों का, जो इसके पीछे भी वर्णन किया है कि कैसे लाशों पर खड़े हुए उस जीवन की
कल्पना मात्र से वाह। हमने तो उस युद्ध का केवल देखा है कि ब्लैक आउट हो गया, हवाई जहाज निकल रहा है, डर के मारे सब लोग बैठ गए, इतना मर जाना है। जो वहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है, जो अपनी पत्नी को बात नहीं कर सकता, कोई संचार साधन नहीं है, कोई भाषा का माध्यम नहीं, जिस रूप में जीवन जीकर यहाँ के गढ़वाल के वीर सैनिकों ने किया, वह विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गढ़वाल के सैनिकों को बारंबार सम्मान इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ की वीरता, यहाँ का समर्पण, यहाँ का बलिदान जो है पूरे विश्व के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए सब कुछ है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर लगातार लिखा जाता रहा, उनका जीवन कितना कष्ट दे रहा है, खेतों में करती गई, परंतु इस प्रकार का मार्मिक संवेदना वाला जीवन जो है, युद्ध के मैदान युद्ध पर बहुत शैलेश मटियानी कहानी चिट्ठी रसायन हौलदार, वो भी उसी पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी है। और कई युद्ध संबंधी लिखा गया, जैसे उसने कहा था कहानी लिखी गई, परंतु साहित्य में इतिहास रस की अवतारणा के द्वारा इस पुस्तक को इतनी अधिक रोचक बनाया। बहुत सुंदर, इसके लेखक इतिहास रस जो है ना, वो सही बात है बिल्कुल। एक बार पढ़िए, दोबारा नहीं, बहुत सुंदर, तब अच्छे से उस पर कुछ लिख सकूंगी निश्चय ही। एक क्योंकि इन लेखकों ने हम लोगों का लिखना बंद करा दिया है। एक लाइन लिखने की सोचो कोई नई चीज नहीं, तब तक कई नई किताब आ जाती है, और इसलिए जो है मोह नहीं छूटता। शायद 2 दिन पहले मैंने किताब मंगाई और तब उसको लेके एक राउंड पढ़ा है, निशान भी लगाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से जो ये टिप्पणी आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी जी की है कि ये ना वो हिस्टोरियोग्राफी वाली जो एक अधिकृत इतिहास वाली पुस्तक है, ना ये केवल सोशल हिस्ट्री की पुस्तक है, और ना ये केवल एक सामाजिक जो गढ़वाल की जो समाज की जो इस प्रकार का कष्ट था उसी की पुस्तक है, बल्कि ये एक प्रकार से इतिहास का रस वाली जो है, ये बहुत बिल्कुल सही मेरे ख्याल से विधा और यान्र में आपने उसको प्लेस किया है। लेखक ने और दोनों डिस्कशंस ने भी बहुत ही अच्छे, आप लोगों ने प्रश्न पूछे, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और अभी जो डॉक्टर सुधा रानी जी ने कहा कि इतने सारे लेखक लिख रहे हैं, लेकिन वो सब आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रथम जो चर्चा हुई थी फुलवारी में, वो मैम की जो विजयिनी लघु नाटिका थी उसी पे चर्चा हुई थी। तो फुलवारी भी आप ही से शुरू हुई है, तो ये सब लेखक आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। और यहाँ आप सभी लोग इतने अच्छे लेखक हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई यहाँ आने के लिए। जो सैन्य इतिहास की इतनी अच्छी पुस्तक पे आज यहाँ चर्चा हुई, उसके लिए पुनः मैं लेखक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। नए साल की शुभकामनाएं पुनः, पहले ही मैंने दे दी थी, अब फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।